जय श्री राम भाइयों, आज लेकर चलते हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र। आपका लेकर चलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। तो देखते हैं आपका प्रश्न पत्र। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है। जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो भाषा के विकास के अर्जन के लिए आपका मध्य बाल्यावस्था की क्या होती है, अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसमें कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। जब देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक देता है ध्यान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जेंडर पहचान के बारे में हो जाए, क्योंकि वो लड़की को कम मान्यता देता है, लड़के को ज़्यादा देता है। तो कह रहा है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वह जेंडर पहचान हो जाएगा, मतलब कि वो पुरुषों को लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहा है, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका को कम करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा हो सकता है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था बनाना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सीटेट के पेपर में भाइयों अगर आपका कहीं पर केवल वर्ड, पृथक वर्ड कहे तो ये चीजें आप क्या करिए, यहाँ से ऑप्शन को हटा दीजिए। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। मतलब कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टि को देखते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर किसको महत्व दिया, इसके बारे में आपका ऑप्शन कौन सा होगा। जीबी वाटसन थे कि लेव वाइगोत्स्की थे, जीन पियाजे थे, लॉरेंस कोहलबर्ग थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जिन्होंने क्या किया, बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर प्रभाव पर महत्व दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इस तरह की वार्ता को उन्होंने किस तरह संबोधित किया। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्म केंद्रित। अब देखिए बच्ची छोटी है, वह क्या करेगी, हर चीज को अपना एक खिलौना, एक रूप उसको मानेगी, एक मतलब विशिष्ट रूप के मानेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पाठ ढांचा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कह रहा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है आपका प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ ढांचा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, अनुबंधन। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन इसमें आपका कह रहा है परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, फिर आपका कह रहा है कि दूसरा संरक्षण कथा समावेशन, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रारंभिक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आपका ऑप्शन इसमें तीसरा हो जाएगा, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे की संरचना इसमें आपका कौन सा है उसके बारे में बताना है। स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन है, प्रबलन है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है,
प्रबलन है। कौन सी है? प्रबलन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। इसके बाद कह रहा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। मतलब बच्चों को अस्पष्ट जो चीज़ें उसको समझिए और इसके बाद उनकी जो भ्रांतियां हैं, जो उनको संदेह है, उसको समझना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब कोई समस्या हो उसको एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? सृजनात्मक है, अभिसारिक विचार है, अनम्य विचारक है, आत्मकेंद्रिक विचारक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिसारिक विचारक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कह रहा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। पहला, ये तो कभी नहीं कहना चाहिए बच्चे विद्यालय छोड़े। ठीक है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं का कम करना चाहिए। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 14 की तरफ। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को क्या करना चाहिए? देखिए आपका ऑप्शन दे रहा है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो देखिए एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, गलत है। शैक्षिक योजना को उसे तैयार करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, यह भी गलत है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, यह भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 का तीसरा हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 15 की तरफ। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है न्यून अवधान विकार, अभिसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार करना। तो आपका इसमें हो जाएगा जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार का जो अवधारणा है निम्न में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है, अधिकार अधिकारिता मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा मतलब कि आप बच्चों को क्या करिए, उनको ट्यूशन के लिए जोर दीजिए, तो आपका ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 17 की तरफ। कह रहा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए? संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम है वो प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए? यंत्रों याद करने पर आधारित हो, प्रबलन पर केंद्रित हो, अनुबंधन द्वारा अर्जित हो, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हो। तो ऑप्शन हो जाएगा अनुबंधन द्वारा अर्जित हो। प्रश्न 18 कह रहा अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका
को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे रहा है इसमें आपको। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा। बच्चों को क्या कर रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, और कह रहा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ठीक है, तो क्या विशेषता है इसमें आपका? चौथे में कह रहा है, 19 में कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हो। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में क्या विशेषता हो? केवल पाठ्यक्रम हटा दीजिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। छात्र केंद्रित शिक्षा, छात्र का मतलब है छात्रों के आधार पर हो, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या है? आपका कह रहा है कि पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, यह तो होगा नहीं। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। इसके बाद आपका क्या कह रहा है कि अधिगम सक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका, नहीं सॉरी, ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा? दूसरा होगा, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। चलते प्रश्न नंबर आपका 22 की तरफ। कह रहा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ठीक है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? कह रहा है अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण में क्या अंतर है? गैर उदाहरण का मतलब होगा कि विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। प्रश्न 23 करा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित सच्चों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित है। अधिगम बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 24। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं हैं? शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है, सतत एवं मूल्यांकन है, निरंतर तुलनात्मक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निरंतर तुलनात्मक हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका, सॉरी, इसमें आपका फिर कह रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में इसमें आपका क्या हो जाएगा? दंड तो होगा नहीं, इसके बाद बाकी तीनों हो जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा? चौथा बन जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कह रहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक, व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो ऑप्शन इसमें दूसरा हो जाएगा, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। प्रश्न नंबर 25। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? कह रहा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं
दंडित करना, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी प्रकार पर आधारित विचार मंथन करके। तो आपका चौथा हो जाएगा 26 का। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से वयस्कावस्था में। तो जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र रूप से घटती है प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था, मतलब मध्य बाल्यावस्था में क्या होती है, बच्चों का विकास एक क्षण के लिए क्या होता है, रुकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 28 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कह रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। कह रहा है विकास परिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होते हैं, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो आपका यही हो जाएगा चौथा, विकास आपका क्या है, सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, इसके बाद फिर कह रहा है कि जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो आपका इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का इनमें से कौन सा उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसमें आपका द्वितीयक कह रहा है जो उदाहरण है आपका, तो द्वितीयक उदाहरण इसमें आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके।